हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोगों का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुका है। तो लाइफ प्रोसेसेस का हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सभी बच्चे पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स इज इनकरेक्ट। ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, स्वपोषी के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर ए है, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। पहला सेंटेंस है कि ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो सिंथेसाइज करते हैं, यानी निर्माण करते हैं कार्बोहाइड्रेट का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, जहां पर क्लोरोफिल भी इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन नंबर बी है, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो पहला सेंटेंस भी सही है ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, दूसरा सेंटेंस भी सही है। तीसरा सेंटेंस है, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ये सेंटेंस जो है बच्चों, ये ऑटोट्रॉफ्स की परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये गलत है। तो यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है आपसे। आपसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। आप सभी को पता है कि ऑटोट्रॉफ्स नीड सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अगर कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए सनलाइट की जरूरत होती है। ये क्वेश्चन सभी बच्चों ने नोट कर लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। ये क्वेश्चंस हम पिछले सेशंस में भी कर चुके हैं, तो इसलिए हम क्विक रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्सॉर्ब्ड। कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें फूड मटेरियल जो है वो शरीर के बाहर ब्रेक डाउन हो जाता है और उसके बाद फिर शरीर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। पहला ग्रुप है मशरूम, ग्रीन प्लांट्स एंड अमीबा, दैट इज नॉट करेक्ट। दूसरा सेंटेंस है, दूसरा ग्रुप है ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। तीसरा है पैरामीशियम, अमीबा एंड कैस्कुटा। और फोर्थ है डी है कैस्कुटा, लाइस एंड टेपवर्म। तो इसमें से जो ग्रुप नंबर बी है ये सही आंसर है बच्चों, ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। ये तीनों के तीनों सेप्रोफाइट्स, एंड सेप्रोफाइट्स ब्रेक द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। ये सब क्या है, ये सब है मृतोपजीवी, मृत या सड़ी गली वस्तुओं पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो ब्रेक डाउन जो है वो फूड का पहले ही उनके शरीर के बाहर ही हो चुका होता है, उसको खाली उनको एब्जॉर्ब कर लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथन का चुनाव इसमें करना है। हेटेरोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। पहला सेंटेंस कह रहा है कि विषम पोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये सेंटेंस एकदम सही है, वो अपना भोजन सिंथेसिस नहीं कर सकते। हेटेरोट्रॉफ्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट। हेटेरोट्रॉफ्स यानी कि विषम पोषी जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी नहीं करते और सोलर एनर्जी का भी कोई यूज नहीं करते। हेटेरोट्रॉफ्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये भी गलत है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, हेटेरोट्रॉफ्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें से कौन सा आंसर सही है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, हेटेरोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी कि इसका मतलब क्या है, विषम पोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते।
तो ये सेंटेंस जो है बच्चों, ये एकदम सही है ना, सही कथन का चुनाव करना है। तो ऑप्शन में आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट है। हेटेरोट्रॉफ्स आइदर डिपेंडेंट ऑन फोटोट्रॉफ्स और अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। विषमपोषी प्राणी जैसे कि हम या तो फोटोट्रॉफ्स प्रकाश संश्लेषी पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, या दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। पर हम खुद अपना भोजन मतलब हम बना तो सकते हैं, वो पॉइंट को समझेंगे बच्चों। हम खुद तो बना सकते हैं किचन में रॉ मटेरियल लेके, लेकिन अगर हम खुद सूर्य की रोशनी में ऐसे खड़े हो जाए तो हमारे शरीर में भोजन निर्माण नहीं होता, ये कहने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित प्रश्न है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि जो आपका मनुष्यों में पाचन की प्रक्रिया होती है, तो पाचन तंत्र की जो नली होती है वो स्टेप बाय स्टेप पहले कौन सा पार्ट आता है, फिर दूसरा कौन सा पार्ट आता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि सबसे पहले आता है माउथ। चारों ऑप्शन में आप देख रहे हैं सबसे पहले माउथ लिखा हुआ है। माउथ के बाद कौन सा पार्ट आता है? ओसोफेगस आता है, ग्रसिका या फूड पाइप आती है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ए और सी में तो ओसोफेगस की जगह पे स्टमक है, तो ए और सी तो इनकरेक्ट हो गया पहले ही, है ना। अब आप केवल बी और डी में देखेंगे, आ गया ओसोफेगस, माउथ के बाद ओसोफेगस देन स्टमक। ठीक है, ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर और ये है 3 नंबर। बी और डी दोनों स्टमक तक तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन आगे यहाँ पे कंफ्यूजन है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ऑप्शन नंबर बी में स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है, इसमें स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ है और इसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि स्टमक के बाद कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है दोनों में से, छोटी आंत या बड़ी आंत? तो सबसे पहले जो स्टमक से अटैच्ड पार्ट होता है बच्चों, वो होता है छोटी आंत, और उसके बाद जुड़ी होती है बड़ी आंत, और वो फूड पाइप जो है एनस पे जाके एंड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट हो गया और ऑप्शन नंबर सी जो डी जो है वो हुआ करेक्ट। आंसर क्या है? पहले माउथ होता है, देन एसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। याद रखेंगे लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन होता है, एल फॉर लास्ट, एल फॉर लार्ज, कभी भूलेंगे नहीं। स्मॉल और लार्ज में ऐसे ही याद कर लेंगे कि स्मॉल जो है वो पहले है, छोटा आगे खड़ा होता है और बड़ा पीछे खड़ा होता है, या कहेंगे लार्ज है और वो लास्ट में आपके पाया जा रहा है एलिमेंट्री कैनाल में। ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, if salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? यदि हमारे लार में, हमारे सलाइवा में अमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट ना हो, वो कम हो जाए, तो हमारे माउथ कैविटी में जो एक्टिविटीज होती हैं डाइजेशन से संबंधित, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रश्न ये पूछा जा रहा है। का उत्तर आपको 4 ऑप्शंस में दिया गया है और इन चारों ऑप्शंस में से सही आपको चुनाव करना है, सही पॉइंट का, सही कथन का आपको चुनाव करना है। प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो है वो ब्रेक डाउन होते, टूट करके अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बी है स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाते हैं और शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये किस परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रक्रिया पर एमाइलेज के ना होने का प्रभाव पड़ेगा? तो फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। सेंटेंसेस सारे सही हैं बच्चों, लेकिन इसको आपको सलाइवरी अमाइलेज के परिप्रेक्ष्य में लगा के देखना है कि सलाइवरी अमाइलेज अगर एब्सेंट हो तो कौन सी प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा। तो सलाइवरी अमाइलेज जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में, शुगर के रूप में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है
वो आपका सही आंसर है। स्टार्च के ब्रेकिंग डाउन पर असर पड़ेगा, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, इस पर असर पड़ेगा। Salivary amylase enzyme present in the saliva breaks down starch into simple sugars and help in digesting them. Hence, the breakdown of starch will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva. यदि salivary amylase आपका सलाइवा में प्रेजेंट ना हो तो स्टार्च का ब्रेकडाउन जो शुगर में होता है वो कन्वर्ट करने में, मतलब वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। सभी बच्चों को आज समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस, सलाइवरी अमाइलेज एंड बाइल। पेप्सिन या म्यूकस या सलाइवरी अमाइलेज या बाइल, इन चारों में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो पेट की इंटरनल आंतरिक भित्ति की सुरक्षा करता है? तो वो है आपका म्यूकस, जिसे हम श्लेष्मा भी कहते हैं। पेप्सिन जो है वो क्या करता है? प्रोटीन को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। सलाइवरी अमाइलेज आपका स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। बाइल जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, लिवर में सिक्रीट होता है। और म्यूकस जो है ये है श्लेष्मा, ये हमारे पेट के अंदरूनी दीवार की रक्षा करता है हाइड्रोक्लोरिक की प्रेजेंस से। हाइड्रोक्लोरिक, आप सभी को पता है कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो सिक्रीट होता रहता है, और क्योंकि एसिड जला सकता है शरीर को, तो पेट के अंदर पर भीतरी दीवारों पर म्यूकस की एक मोटी लेयर होती है जो जेली लाइक होती है, श्लेष्मा की जेली लाइक लेयर होती है, जिससे वो एसिड जो है वो पेट की एक्चुअल दीवार तक टच नहीं होता, और इसीलिए पेट जो है सुरक्षित बना रहता है। अगर श्लेष्मा की कमी हो जाए पेट के अंदर, म्यूकस की कमी हो जाए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? पेट को जला सकता है और फिर अल्सर्स की संभावना होती है, और ये बहुत बड़ी समस्या है। आपने बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम सुनी होगी कि पेट में अल्सर हो गया। उसका रीजन यही होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो नुकसान कर देता है पेट को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ज्यादा मात्रा में बनने लग जाए तो वो शरीर को नुकसान कर देता है। इसीलिए कहते हैं डॉक्टर्स कि बहुत ज्यादा एसिडिक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट में ऑलरेडी एसिड होता है। Which part of alimentary canal receives bile from the liver? कौन सा पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो पित्त को लिवर से रिसीव करने का काम करता है? वो पार्ट है आपका, ऑप्शन है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड ओसोफेगस। जिसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आपका बाइल जो लिवर में सिक्रीट होता है उसको रिसीव कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही है। बाइल गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम गॉल ब्लैडर। बाइल जो है पित्त, हम क्या जानते हैं, ये लिवर है आपका, यकृत है, लिवर में बाइल बनता है, पित्त जो है वो बनता है। उसके बाद ये जाता कहाँ है? पित्त की थैली में, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। बाइलिंगुअल रहेंगे बच्चों, दोनों ही भाषाओं में समझ लेंगे। लिवर में पित्त बनता है, पित्त को हम क्या कहते हैं? बाइल। ठीक है, ये जाता कहाँ है? पित्त की थैली में, यानी कि गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में ये स्टोर हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद कहाँ पे जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में जाता है, और किसके थ्रू जाता है? हेप्टा पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, उसके थ्रू एक नली होती है हेप्टा पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसके थ्रू ये गॉल ब्लैडर से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। A few drops of iodine solution were added to rice water. The solution turned blue-black in color. This indicates that rice water contains option number A, complex proteins, option number B, simple proteins, option number C, fats, और option number D, starch.
क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि कुछ बूंदें आयोडीन विलयन की हम चावल के पानी में ऐड कर दें तो जो चावल का पानी है वो गहरा काला नीला रंग उसमें हो जाता है। उसका वो क्या इंडिकेट करता है कि राइस वाटर में कौन सा पदार्थ होगा। आप सभी को पता है, आपने क्लास 6 से ये पढ़ा है कि स्टार्च का जब हम टेस्ट करते हैं तो स्टार्च जो है वो दो कंपोनेंट्स से मिलकर के बना हुआ है। ये आपको अभी बता रही हूँ, अमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। इसमें से ये जो अमाइलोज है, when we add iodine to starch containing water, अमाइलोज रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ और क्या कलर देता है, ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स देता है, पदार्थ बना देता है। यहाँ पे सॉल्यूशन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर ऑन एडिंग आयोडीन विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन राइस वाटर, यानी कि चावल के पानी में मंड होगा। मंड का परीक्षण करने के लिए ये किया जाता है। तो इस परीक्षण से जब ब्लू ब्लैक कलर आया तो ये साबित हो जाता है कि उसमें क्या प्रेजेंट है, मंड। ये जो आयोडीन विलेन है ये मंड का परीक्षण है। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है आपका, यदि आलू पे डाला जाए तो भी यही रिजल्ट आएगा, यदि चावल पे डाला जाए तो भी यही रिजल्ट आएगा। यानी कि जहां पे सीधी मात्रा में स्टार्च प्रेजेंट है वहां पे ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। In which part of the alimentary canal food is finally digested? कौन सा भाग है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जहां पे भोजन फाइनली पचता है, यानी लास्ट स्टेज जो होती है पाचन की वो कहाँ पर होती है। उसके बाद एक और पार्ट है जहाँ पे भोजन पचता नहीं, केवल शिफ्ट होता है। पहला पार्ट आपका ऑप्शन है स्टमक, दूसरा है माउथ कैविटी, तीसरा है लार्ज इंटेस्टाइन और चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो माउथ में हम जब अपना भोजन खाते हैं उसको अपने दांतों की सहायता से चबाना शुरू करते हैं और उसके बाद वो फूड पाइप के माध्यम से हमारे पेट में जाता है, यानी कि स्टमक में जाता है, जो कि एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। वहां पे हाइड्रोक्लोरिक अपना काम करता है और उसके बाद जो भोजन है वो कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहां पे लिवर से सिक्रीट होने वाला बाइल और पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियास से सिक्रीट होता है वो दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। जो बचा हुआ पाचन की प्रक्रिया है वो छोटी आंत में पूरी हो जाती है और वहीं पे पाचन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है। के बाद जो बचा हुआ एक्सक्रीटा है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो हमारे बड़ी आंत में या लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे एनस के रास्ते से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो जो आपका फाइनल पाचन की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में या क्षुद्रांत्र में, या इसे हम छोटी आंत भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। प्राइमरी डाइजेशन प्रोसेस is conducted in mouth and stomach. Most of the digestion process occur in small intestine और large intestine में क्या होता है, digestion process will not take place. large intestine में आपका digestion process जो है वो नहीं होती, मतलब digestion की प्रक्रिया पहले ही small intestine में ही complete हो चुकी होती है, पूरी हो चुकी होती है। तो आई थिंक सभी बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन आपको चुनना है, मतलब पैनक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन है। कल मैंने आपको पैनक्रियाटिक जूस जो है वो 3 प्रकार के उसमें वो पाए जाते हैं एंजाइम्स। ट्रिप्सिन होता है, माइलेज भी कुछ मात्रा में होता है उसमें। तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेजेस कार्बोहाइड्रेट्स। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स एंड लाइपेज प्रोटीन्स। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स और ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी वो करेक्ट है। ट्रिप्सिन जो है
वो क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज जो है वो एमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका जो अग्न्याशयी रस है, जो पैनक्रियाटिक जूस है, उसमें 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, लाइपेज है जो फैट्स के वसा के पाचन में महत्वपूर्ण है, और तीसरा है थोड़ी मात्रा में पाया जाता है अमाइलेज जो स्टार्च के कंप्लीट पाचन में हेल्पफुल होता है। तो इसमें ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है और लाइपेज जो है एमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। Trypsin breaks down proteins into polypeptides and lipase digests emulsified fat molecules into fatty acids and glycerols। ठीक है, जो हमारा पाचन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट कैसे होती है, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं, और जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के जो ये पोषक तत्व हैं ये टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, इन्हीं का पाचन होना होता है। विटामिन एज इट इज एब्जॉर्ब होता है हमारे शरीर में, मतलब विटामिन का ब्रेक डाउन नहीं होता, विटामिन एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाता है। शुगर जो टूट करके हमारे शरीर में बनता है वो डायरेक्ट यूज होता है हमें एनर्जी देने के लिए, वो श्वसन की प्रक्रिया में यूज होता है। क्योंकि आपने ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस ये पढ़ा, तो आपने इस चैप्टर में ये चीज जानी होगी कि हर प्रक्रिया जो हमारे शरीर में हो रही है वो एक दूसरे से कोरिलेट करती है, संबंधित है। जैसे पाचन की प्रक्रिया जो है वो श्वसन की प्रक्रिया से संबंधित है, और श्वसन की प्रक्रिया यदि नहीं हो तो हमारी हार्ट ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। तो सारी प्रक्रियाएं जो है वो एक दूसरे से बंधी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turned milky due to the presence of oxygen। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन और डी है वाटर वेपर। तो क्वेश्चन ये है कि जो आपका टेस्ट ट्यूब में जो चूने का पानी है उसमें अगर हम फूंक मारते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, है ना। हमें पता है कि जब हम फूंक मारते हैं तो हमारी सांस में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू कन्वर्ट टू इट टू मिल्की। यानी जब लाइम वाटर के ऊपर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो जो चूने का पानी है वो दूधिया रंग ले लेता है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सांस में प्रेजेंट होती है, इसीलिए जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाता है। अब इसमें एक रिएक्शन के थ्रू केमिस्ट्री में ये वाला जो आपका एक्सपेरिमेंट है ये केमिस्ट्री में भी आपको बताया जाएगा, जिसमें आपको एक रिएक्शन के थ्रू इसको समझाया जाएगा कि एक्चुअल में ये मिल्की क्यों हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। The correct sequence of anaerobic respiration in yeast is, आप सभी को पता है जब हम रेस्पिरेशन, अब ये क्वेश्चन जो है किससे संबंधित है, रेस्पिरेशन से। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो श्वसन की प्रक्रिया है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और एक ऑक्सीजन के अभाव में। प्रेजेंस में मतलब जैसे हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन का मतलब भरपूर ऑक्सीजन होती है। दूसरा ऑक्सीजन जहाँ पे एब्सेंट हो, और तीसरा जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है। तो बहुत ऊंचे पहाड़ों पे हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन कम होती है, प्रेशर होता है, दबाव होता है। जैसा उत्तराखंड में अगर केदारनाथ वाले उस पीक पे जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन क्या है, थोड़ा सा कम होती, तो वहां पे थोड़ा सा ऑक्सीजन क्या होती है, अभाव है, मतलब कमी है, एब्सेंस नहीं है, अनुपस्थित नहीं है, कमी है ना। तो 3 प्रकार के रिएक्शन में ईस्ट कैसा रेस्पिरेशन करता है, ईस्ट जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, यानी कि अवायवीय प्रकार का श्वसन करता है। तो क्वेश्चन ये है कि ऑप्शन नंबर ए ये कह रहा है कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटता है, पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन होती है उसमें एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है।
दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में टूटता है पाइरूवेट में और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन नंबर सी कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और चौथा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है और साइटोप्लाज्म में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन जो रिएक्शंस दिए गए, इन रिएक्शंस में आपको तीनों प्रकार के श्वसन का रिएक्शन है ये। अब इसमें से आपको चूज करना है कि ईस्ट वाले केस में कौन सा रिएक्शन सही है। तो उसमें क्या है कि ये है अवायवीय प्रकार का श्वसन, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में कोशिका द्रव्य के अंदर। 2 चरणों में ये प्रक्रिया होती है। तो पहला जो चरण है बच्चों वो सारे प्रकार के श्वसन में एक समान होता है। आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ वाला पार्ट जो है सब में एक समान है। देखिए ये हर प्रकार के श्वसन में, चाहे ऑक्सीजन का अभाव हो, चाहे अनुपस्थिति हो, चाहे उपस्थित हो, तीनों प्रकार के श्वसन में पहला चरण समान होता है। दूसरे चरण में चेंज आ जाता है। एक ऐसा तरीका है जहां पे लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है, वो है आपका ऑक्सीजन के अभाव में। एक जगह पे क्या होता है आपका ऑक्सीजन हम यूज कर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और बहुत सारी एनर्जी निकलती है, वो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और यदि एथेनॉल का निर्माण हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो ये एथेनॉल के ये एसिडिक पदार्थ है ना, ये आपका ईस्ट के केस में होता है। ठीक है, ईस्ट जो है वो एक अवायवीय प्रकार का, जैसे हम ब्रेड जो बनती है बेकरी में, उसमें इसी प्रकार का श्वसन होता है क्योंकि उसका खाना है ग्लूकोज। वो जैसे ही श्वसन की प्रक्रिया शुरू होती है, जैसे ईस्ट बढ़ना शुरू होता है तो आपके ब्रेड में आपने होल्स देखे होंगे, छोटे छोटे छेद जो बन जाते हैं, वो किसके कारण बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें भर जाती है और गैस तो दिखाई नहीं पड़ती, बाद में गायब हो जाती है और वो होल्स जो है वो बने हुए आपको ब्रेड में दिखाई पड़ते हैं। ईस्ट में साइटोप्लाज्म ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू एनारोबिक कंडीशन, यानी कि वहां पे अवायवीय परिस्थितियां होती हैं, वहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होती है, टू प्रोड्यूस पाइरूवेट विच इज फर्दर ब्रेक डाउन टू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो बाद में ब्रेक डाउन हो जाता है पाइरूवेट एथेनॉल के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखेंगे सभी बच्चे। ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी हमने रेस्पिरेशन से संबंधित एक प्रश्न की बात करी जिसमें ईस्ट कैसे रिएक्शन करता है। अब हम वायवीय श्वसन के बारे में बात कर लेने। ग्लूकोज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है और साइटोप्लाज्म में CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनाता है। ऑप्शन नंबर बी में है, ये देखिए एकदम ही यहाँ पे ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि पहला चरण माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चों नहीं होता है, आप सभी को पता है। तो आप कट डाउन करते जाएंगे, 4 ऑप्शन है तो कट डाउन करते जाएंगे, जो सही होगा वही आपका आंसर होगा। दूसरा है कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनाता है। तीसरा ऑप्शन है कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में और उसके बाद प्लस एनर्जी भी देता है और माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 और H2O देता है। तो ये वाला भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये वाला भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। डी कह रहा है कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट प्लस एनर्जी देता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है, H2O भी रिलीज करता है और एनर्जी भी रिलीज करता है। तो ये भी ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट बनाता है, थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी एनर्जी देता है और माइटोकॉन्ड्रिया में आपका फुल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है, बहुत सारी मात्रा में एनर्जी भी रिलीज करता है ना, 28 ATP एनर्जी यहाँ पे रिलीज करता है। In aerobic respiration, breakdown of pyruvate takes place in mitochondria. CO2, H2O and energy are released in the reaction. ये क्वेश्चन आज की क्लास में बच्चों यहाँ तक ही। अगले सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। That's all for today. Have a nice day. Take care.